भाषा को प्रकट करने के लिए हमें 3 चीज की जरूरत होती है। पहला क्या है? ओरल। ओरल मीन्स मौखिक, जो हम मुंह से बोलते हैं। दूसरा रिटन। रिटन मतलब लिखित, जो हम लिख कर देते हैं। और तीसरा क्या है? सिंबॉलिक, संकेत, जिसमें हम संकेत के माध्यम से भाषा को क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? प्रकट करते हैं। ओके, आई होप आप भाषा का कम्युनिकेट समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना हमें उसकी ग्रामर की जरूरत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, यानी क्योंकि हमको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत होती है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आते हैं इंग्लिश ग्रामर पर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली कक्षा में इंट्रोडक्शन क्लास पर चर्चा किया था, जिसके अंतर्गत मैंने सिर्फ इंग्लिश का फुल फॉर्म आप लोगों को बताया था। उसके माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया था कि आप कैसे इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक के द्वारा उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। उस वीडियो के देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें और एक कॉपी पर एकदम बढ़िया से आप उसको नोट डाउन यानी फेयर करते चलिएगा, तो आपका एक बेहतरीन ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, बिना कोई कहीं संस्थान गए हुए और बिना कुछ पैसा स्पेंड किए हुए। अगर आप इस तरह अपने आप को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए। अगर आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बेहतरीन है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कल की क्लास से, यानी प्रीवियस क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम प्रीवियस क्लास में इंग्लिश का फुल फॉर्म देख चुके थे। उसके माध्यम से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था कि इंग्लिश के फुल फॉर्म के माध्यम से हम अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें। बहुत ही मज़ेदार क्लास था, तो आप लोग वो क्लास अवश्य देखें। आज हम लोग जानेंगे डियर फ्रेंड्स इंग्लिश है क्या, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे व्हाट इज इंग्लिश, सभी स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। संस्कृत क्या है? संस्कृत भी एक भाषा है। मैथिली क्या है? मैथिली भी एक भाषा है। उर्दू क्या है? उर्दू भी एक भाषा है। उसी तरह इंग्लिश भी एक क्या है? भाषा है। तो मैं यहाँ आपको लिख कर बताऊंगा, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। अंग्रेजी एक क्या है? भाषा है। इसका हिंदी हुआ इंग्लिश एक, ए मतलब एक, लैंग्वेज मतलब भाषा। इंग्लिश एक भाषा है। जो स्टूडेंट को इंग्लिश अच्छी ढंग से समझ में नहीं आ रही है तो जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ उसको भी आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी साथ में, जिससे आपको समझने में बाद में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अच्छे ढंग से फेयर करते ही चलिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक भाषा है। अब देखो ये एक भाषा है तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का अगर कोई कमज़ोर भाषा था, सबसे कमज़ोर, तो वो इंग्लिश है। लेकिन आज देखो दुनिया का जो सबसे मजबूत भाषा है तो वो भी आज इंग्लिश है। इसका बहुत कारण है। आप में से बहुत स्टूडेंट ये जानते हैं कि इंग्लिश जो है ना वो इंग्लैंड से आया है। इंग्लिश जो है कहाँ से आया है डियर फ्रेंड्स? इंग्लैंड से आया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इंग्लिश जो है इंग्लैंड का भी मूल भाषा नहीं है। इंग्लिश भी इंग्लैंड का मूल भाषा नहीं है। तो इंग्लिश आया कहाँ से, ये कन्फ्यूजन मन में है ना। तो मैं पहले सबसे पहले ये जानता हूँ इंग्लिश आया कहाँ से। तो डियर फ्रेंड्स, लिखेंगे आप लोग इंग्लिश has been come from Western Germanic language। Western Germanic language। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है पश्चिमी जर्मनी की भाषा से आया है। फ्रॉम मतलब से, कम मतलब आना, यानी इंग्लिश जो है पश्चिमी, वेस्टर्न मीन्स क्या होता है? पश्चिमी, जर्मनी के भाषा से आया है। इंग्लिश कहाँ से आया है? इंग्लिश जो है पश्चिमी जर्मनी के भाषा से आया है। इसका हिंदी होगा इंग्लिश हैज़ बीन कम फ्रॉम वेस्टर्न जर्मनिक लैंग्वेज। का हिंदी होगा इंग्लिश जो है पश्चिमी जर्मनी की भाषा से आया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आपके मन में ये उठता होगा इंग्लिश का पहला प्रयोग किसने किया? तो देखिए, इंग्लिश का जो पहला प्रयोग जो किया था एंगलर्स और लीस, दो प्रजाति के लोग थे, एक थे एंगलर्स और दूसरा था लीस, उसने किया था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं
इंग्लिश इज द फर्स्ट यूज्ड बाय द anglers and lease. एंगलर्स एंड लीस। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश का प्रथम प्रयोग जो किया गया था वह एंगलर्स एक प्रजाति थी और लीस, इन्हीं के द्वारा इंग्लिश का प्रथम प्रयोग किया गया था। तो मैंने शुरू में बताया था, इसका हिंदी समझ लीजिए, इसका हिंदी होगा इंग्लिश एंगलर्स और लीस के द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया, यानी प्रथम बार प्रयोग एंगलर्स और लीस के द्वारा इंग्लिश का प्रयोग किया गया था। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपके मन में ये मैंने एक शुरू में बात बताई थी, इंग्लिश बहुत कमज़ोर भाषा थी। देखिए, इंग्लिश जो है एक वेस्टर्न जर्मनिक भाषा ही नहीं है, इस भाषा में और भी कई भाषाएं समाहित हैं, ठीक है ना। सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, इंग्लिश में एक इंडियन भाषा भी बहुत सारे समाहित है। जैसे भारत में लोटा होता है, इंग्लिश में भी लोटा होता है। इंडिया में हम लोग साड़ी कहते हैं, जो लेडीज का ड्रेस होता है इंडिया में साड़ी, और इंग्लिश में भी उसका होता है साड़ी। और दूसरी एक थोड़ा चेंजेस जो बना था, संस्कृत में एक वर्ड है पितर, जिसको हम पिता बोलते हैं, लेकिन फ्रेंच में उसी को फेदर बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फादर। इस तरह लगता है कि फादर की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है। ओके, इसी तरह ये बहुत सारे भाषाओं से मिलकर बना है। कौन? इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश जो मुख्य रूप से जो मिलकर बना है, हम लिख सकते हैं इंग्लिश इज मिक्स्ड फ्रॉम जर्मनिक, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, ETC लैंग्वेजेज। देखिए, इंग्लिश इज मिक्स्ड फ्रॉम जर्मनिक, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, ETC लैंग्वेज। इसका होता है इंग्लिश जर्मनी, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक इत्यादि भाषाओं से मिलकर बना है। इंग्लिश जो है किससे मिलकर बना है? तो जर्मनिक, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक इत्यादि भाषाओं से मिलकर इंग्लिश बना है। ओके, आप समझ सकते हो, इंग्लिश ब्रिटेन का अपना खास बपोटी नहीं है, और इंग्लैंड जो कहते हैं या ब्रिटेन जो कहते हैं ब्रिटेन का इंग्लिश है, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश जो है सभी देश की भाषाओं को मिलाकर बनाया गया है, इसीलिए तो आज ये पूरा देश पर राज कर रहा है और इसको सभी देश में बोली जाती है। इसी कारण है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ओके, अब हम उस मुद्दे से थोड़ा हटते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं इंग्लिश तो है क्या। इंग्लिश एक भाषा है। अभी मैंने आपको बताया इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। तो आपके मन में तो एक क्वेश्चन जरूर उठती होगी, लैंग्वेज क्या है, यानी भाषा क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, हम चलिए भाषा का परिभाषा जानते हैं। भाषा का क्या जानते हैं डियर फ्रेंड्स? परिभाषा। तो देखेंगे, अब लिखेंगे लैंग्वेज। क्या लिखना है डियर फ्रेंड्स? लैंग्वेज। लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। अब भाषा किसको कहते हैं, उसको अच्छे ढंग से समझने की हम कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, लैंग्वेज किसको कहते हैं? जिन्हें पता है कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके, और जिन्हें नहीं पता है वो यहाँ जो हम लिखा रहे हैं उसको कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन व्हिच, फिर से सुन लीजिए, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग बिफोर अदर्स। यानी भाषा संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो चलिए लिखते हैं, लिखेंगे लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ए कम्युनिकेशन through which we express our feeling
बिफोर अदर्स। डियर फ्रेंड्स, अब मैं इसका हिंदी आप लोग को समझा देता हूं, सही से समझिए। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ए कम्युनिकेशन, यानी भाषा संचार। कम्युनिकेशन मीन्स डियर फ्रेंड्स क्या होता है? संचार। भाषा जो है संचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा, थ्रू विच मीन्स होता है जिसके द्वारा हम, वी मतलब हम, अपनी भावनाओं को, आवर फीलिंग मीन्स होता है अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। एक्सप्रेस मतलब प्रकट करना या व्यक्त करना। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहें तो ऐसे लिख दे सकते हैं, भाषा संचार का वह माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ओके, अब चलिए, ये भाषा का क्या हुआ? परिभाषा। अब देखो, भाषा को हम एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन के जो माध्यम से जो करते हैं, कितने तरह से करते हैं। तो भाषा को जो हम कम्युनिकेट करते हैं, भाषा का जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन वो 3 प्रकार से होता है। भाषा का जो कम्युनिकेशन है वो कितने प्रकार से होता है डियर फ्रेंड्स? 3 प्रकार से। पहला होता है ओरल, दूसरा होता है रिटन, जिसको आप लोग रिटन पढ़ते हैं, रिटन, और तीसरा होता है सिंबॉलिक। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हो भाषा का जो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो 3। ओरल मीन्स होता है मौखिक। ओरल मीन्स क्या होता है डियर फ्रेंड्स? मौखिक, यानी हम भाषा को जो मुख के द्वारा प्रकट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरल। दूसरा होता है रिटेन। दूसरा क्या होता है डियर फ्रेंड्स? रिटेन। रिटेन मीन्स होता है लिखित। रिटेन मीन्स क्या होता है? लिखित, यानी भाषा को हम लिखित के माध्यम से भी प्रकट करते हैं, यानी लिख कर। पहले जमाना में लोग चिट्ठी पत्री ये सब चलता था, जानते हैं आप लोग। तो जब हम चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपनी भाषा को दूसरे जगह पहुंचाते थे तो किस माध्यम से पहुंचाते थे? लिख कर ही ना पहुंचाते थे, तो वो हो गया रिटेन। ठीक है ना। अब देखो सिंबॉलिक, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उसको हम सिंबॉलिक के माध्यम से, जैसे खाना खाने के लिए अगर कुछ होता है तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, तो सामने वाले समझ जाते हैं इनको भूख लगी है, इनको खाना देना चाहिए। अगर वो सुन नहीं रहा तो क्या बोलता है? ऐसा कान में हाथ सटाता है और ऐसे ऐसे घुमाता है। इसका मतलब क्या? वो सुन नहीं सकता है। तो ऐसे जो भी भाषा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यानी भाषा को व्यक्त करने के लिए हमें कितनी चीज की जरूरत होती है डियर फ्रेंड्स? 3 चीज की जरूरत होती है। भाषा को व्यक्त करने के लिए हमें कितनी चीज की जरूरत होती है? ओरल। ओरल मीन्स मौखिक, जो हम मुंह से बोलते हैं। दूसरा रिटन। रिटन मतलब लिखित, जो हम लिख कर देते हैं। और तीसरा क्या है? सिंबॉलिक, संकेत, जिसमें हम संकेत के माध्यम से भाषा को क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? प्रकट करते हैं। ओके, आई होप आप भाषा का कम्युनिकेट समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो किसी भी भाषा को सीखने के लिए ना हमें उसकी ग्रामर की जरूरत होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, यानी क्योंकि हमको इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की जरूरत होती है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आते हैं इंग्लिश ग्रामर। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे इंग्लिश ग्रामर पर। तो इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। इंग्लिश ग्रामर होता क्या है? तो डियर फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट को इंग्लिश ग्रामर का परिभाषा पता है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर भेजिए। इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हम लोग सब प्रथम इंग्लिश ग्रामर को परिभाषित करते हैं और परिभाषा के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो शुरू करें। तो लिखेंगे, देखिए इंग्लिश ग्रामर का सिंपल सा डेफिनेशन है, लिखेंगे ए सेट ऑफ रूल्स, ए सेट ऑफ rules which teaches us how to read, write and speak in English correctly is called English grammar. Is called English grammar. Is called English grammar. तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश का डेफिनेशन दिया है, ए सेट ऑफ रूल्स which teaches us how to read, write and speak in English correctly is called English grammar. तो डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध
पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है उसे अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है उसे हम इंग्लिश व्याकरण कहते हैं। ओके, अब हम लोग, ये इंग्लिश व्याकरण का परिभाषा हुआ। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इंग्लिश व्याकरण की कितनी शाखाएं हैं, क्योंकि अगर हम इसकी इंग्लिश व्याकरण की सभी शाखाओं पर अच्छे ढंग से गौर करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो हमें समझना व्याकरण बहुत आसान हो जाएगी। तो ओके, तो इंग्लिश ग्रामर की कितनी शाखाएं हैं उसकी चर्चा करते हैं। जिनको पता है इंग्लिश व्याकरण की कितनी शाखाएं हैं कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं मिला लीजिएगा। चलिए, तो इंग्लिश व्याकरण की कितनी शाखाएं हैं? तो इंग्लिश व्याकरण का डियर फ्रेंड्स 5 शाखाएं हैं। तो हम लिख सकते हैं देयर आर 5 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के कितने शाखाएं होते हैं? तो 5 शाखाएं होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पहला क्या है? पहला है ऑर्थोग्राफी। याद आया आप लोगों को? ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है एटिमोलॉजी। तीसरा होता है सिंटैक्स। चौथा होता है पंक्चुएशन। और लास्ट और 5वां होता है प्रोसोडी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि ऑर्थोग्राफी मीन्स क्या होता है। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार। हम जब ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम वर्ण यानी लेटर पर चर्चा करेंगे। इसी ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे किस किस पर? साउंड पर, लेटर पर, टाइप्स ऑफ लेटर पर, अल्फ़ाबेट पर और पार्ट्स ऑफ अल्फ़ाबेट पर। इसमें हम आप लोग को ABCD भी पढ़ना सिखाएंगे और जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो पूर्ण रूप से लेटर पर हमें कमांड हो जाएगी और कहीं भी लेटर से संबंधित कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जब हम ऑर्थोग्राफी आप लोग को पढ़ाएंगे तो इन पर हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। ओके, दूसरा है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मीन्स डियर फ्रेंड्स होता है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार यानी नाम से ये स्पष्ट है डियर फ्रेंड्स, जब हम वर्ण पर डिस्कस कर लेते हैं तो हम वर्ण के बाद यानी लेटर के बाद हम किस पर आते हैं? वर्ड पर आते हैं। इसमें हम सभी वर्ड पर डिस्कस करेंगे। वर्ड का डेफिनेशन जानेंगे, वर्ड के क्लासिफिकेशन जानेंगे, उनके बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं जो मैं आपको समझाएंगे। इसी के अंतर्गत मैंने आपको साइनो, एंटो, पैरोनिम्स, होमोनिम्स, ये सभी चीज जितने प्रकार की लेटर होते हैं सभी का डिस्कस हम किस में करेंगे? एटिमोलॉजी पर करेंगे। तो एटिमोलॉजी भी बेहतरीन टॉपिक है और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा तो आपको लगेगा हाँ मुझे अभी इंग्लिश की कहीं क्लास की जरूरत नहीं है। अब चलिए, जब मैं शब्द विचार आपको पढ़ा दूंगा तब आएंगे हम सिंटैक्स पर। सिंटैक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार। डियर फ्रेंड्स, सिंटैक्स का हिंदी क्या होता है? वाक्य विचार। इसमें हम लोग वाक्य यानी सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे। किस पर डियर फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे? सेंटेंस पर। इसमें हम लोग सभी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसी में मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा। अगर आपको 1 से 7 तक गिनती आती है, 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 तक, तो इसमें आप ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। वो मुझे मेरे गुरुदेव ने सिखाए हैं, मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है सिंटैक्स। और सिंटैक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा ट्रांसलेशन बहुत आसान है। और इसी में हम लोग ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। छब्बू के छप्पर पर छुछुंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा है, ये सभी ट्रांसलेशन बस गिनती पर बन जाएगा। जैसे दूसरा ट्रांसलेशन हम बोल रहे हैं, हबड़ा के नेता हबड़ा पुल के नीचे आधा घंटा से हड़बड़ा रहा है। तो ये सभी ट्रांसलेशन हम लोग किस पर डिस्कस करेंगे? सिंटैक्स में डिस्कस करेंगे। तो जब पढ़ाएंगे तो अवश्य देखिएगा पूरा क्लास और कंटिन्यू देखते रहिएगा। और हाँ,
एक बार और बोलेंगे, आप इसको फेयर करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग पंक्चुएशन पढ़ाएंगे। पंक्चुएशन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे टीचर अपने इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, मेरा जो इंस्टीट्यूट रोसड़ा और सिंघिया में, वो मैं सभी चीज़ का डिस्कस करता हूँ। जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो सभी चीज़। तो जो स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट को जानते हैं और पढ़ना हमसे चाहते हैं, तो 11वीं 12वीं का बैच शुरू हो चुका है। 11वीं का बैच रोसड़ा में है 8:30 से 9:30, और 11वीं का बैच मेरा दूसरा ब्रांच जो सिंघिया में चल रही है, वहाँ बैच इसका है 3:45 बजे से लेके 4:30 बजे तक। तो जो स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट पर आकर मुझसे संपर्क करें। थैंक यू। अब चलिए पंक्चुएशन में हम लोग चिन्ह विचार, पंक्चुएशन का हिंदी क्या होता है डियर फ्रेंड्स? चिन्ह विचार। इसमें हम सब चिन्ह पर डिस्कस करेंगे, जैसे फुल स्टॉप होता है, कोमा होता है, कॉलन होता है, सेमी कॉलन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इन्वर्टेड कोमाज होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है। इन सभी का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे ये हम पंक्चुएशन में देखेंगे। हाँ, पंक्चुएशन के अंतर्गत हम आप लोग को यूसेस ऑफ अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, जिसमें बड़े अक्षर का प्रयोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आप नहीं सीखोगे तो आप कहीं ना कहीं गलती तो करोगे ही। तो पंक्चुएशन में ही हम यूसेस ऑफ अल्फ़ाबेट और यूसेस ऑफ साइन का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। ओके, और लास्ट आते हैं प्रोसोडी। प्रोसोडी उन लोगों के लिए महत्व हो जाता है जो लिटरेचर की तैयारी करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। तो इनमें मैं आप लोग को ये बताऊंगा प्रोसोडी के अंतर्गत ड्रामा, प्रोज, पोएट्री में क्या है डिफरेंस। इसी में हम आपको इंग्लिश के सभी के फादर बताएंगे, जनक बताएंगे, और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई, इंग्लिश का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। किसी भी भाषा को सीखने के लिए मुझे ग्रामर की ज़रूरत होती है, तो हम ग्रामर का परिभाषा देखें और साथ साथ उनके ब्रांचेस देखें। तो अब आपको बताना आज की क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ अपने 5 फ्रेंड्स को अवश्य कहिए मेरे क्लास को देखने के लिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।